हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति संतोष, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज मैं बीएड 4th सेमेस्टर पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में बात करूंगी, यानी उग्र नारीवाद। पहले रेडिकल फेमिनिस्ट समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज फेमिनिज्म, ये नारीवाद है क्या। नारीवाद ऐसा विश्वास या सिद्धांत है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। नारीवाद जो है ऐसा विश्वास या सिद्धांत है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये एक सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट है ना, सामाजिक आंदोलन और विचारधारा है जो स्त्रियों के राजनीतिक और सामाजिक हक के लिए लड़ती है। तो ये जो है एक सामाजिक आंदोलन और विचारधारा है जो स्त्रियों के राजनीतिक और सामाजिक हक के लिए लड़ती है। ये उग्र नारीवाद जो है, इन्हें क्रांतिकारी नारीवाद भी कहते हैं। ये उग्र नारीवाद जो है, इन्हें क्रांतिकारी नारीवाद भी कहते हैं। इसी तरह ये रेडिकल फेमिनिस्ट यानी उग्र नारीवाद जो है, ये दूसरे नारीवाद के अपेक्षा यानी तुलना में एक उग्रवादी दृष्टिकोण रखती है, एक उग्रवादी दृष्टिकोण भी रखती है। और अभी तक हम नारीवाद को एक आंदोलन या विचारधारा जैसे समझे हैं, और आज हम उग्र नारीवाद या तो रेडिकल फेमिनिस्ट को एक विचारधारा के तहत समझेंगे, है ना। तो जैसे हमने सोशल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म को एक विचारधारा के तहत समझे थे, तो आज इस क्लास में हम उग्र नारीवाद यानी रेडिकल फेमिनिज्म को भी एक विचारधारा के तहत ही समझेंगे। ये जो उग्र नारीवाद जो है वो हमेशा जो है ये पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता को दूर भगाने के लिए उनका जो सोच है वो कहती है कि इस पितृसत्ता के कारण ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनको सबसे पहले निकालना चाहिए। वो उग्रवाद नारीवाद के हिसाब से जो है वो फेमिनिज्म को अपोज नहीं करती है, जो ये जो है उग्र नारीवाद जो है वो पैट्रियार्की को अपोज नहीं करती है, अपोज करती है, बल्कि वो मेन को अपोज नहीं करती। ये उग्र नारीवाद जो है वो पैट्रियार्की को अपोज करती है, यानी पितृसत्ता को अपोज करती है, और ना कि पुरुषों को, वो मेन को अपोज नहीं करती है। तो इनके हिसाब से पैट्रियार्की को निकाल फेंकना ज़्यादा ज़रूरी है। और 1960s के टाइम में कोई भी डिस्टिंक्ट फेमिनिज्म, कोई भी अलग से कोई फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज नहीं थी। जो भी फेमिनिस्ट थिंकिंग जो भी थी वो या तो लिबरलिज्म या तो सोशलिज्म के कंसेप्ट से लिया गया था, उन्हीं से लिया गया था। तो वो उन लिबरलिज्म और सोशलिज्म के कंसेप्ट को बोरो करके लिया गया था, तो वुमन के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो भी था, और ये जो कंसेप्ट जो थे वो किसके द्वारा बनाया गया था? पुरुषों के द्वारा बनाया गया। तो जो भी है 1960s और 70s के तहत तक जो है ऐसा कोई विशेष फेमिनिज्म नहीं थे, 1916 तक जो मैं बोल रही हूँ। और बाद में जो है धीरे धीरे से इसके खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि ये लिबरलिज्म और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से फेमिनिस्ट चल रहे थे, और ये जो लिबरलिज्म और सोशलिस्ट के आइडियोलॉजी जो थे वो पुरुष द्वारा बनाया गया था। मतलब जो 1916 के जो 60s के जो दौर थे, उसमें एक ऐसे फेमिनिस्ट आए जो समझते थे ना तो लिबरलिज्म ना तो फेमिनिज्म वुमन के प्रॉब्लम्स को समझ सकती है। रेडिकल फेमिनिस्ट जो है, ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट जो है इनको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजीज जो हैं वो पुरुषों द्वारा बनाया गया है। पुरुषों जो है इस आइडियोलॉजीज को बनाते वक्त इस बात को सुनिश्चित किए हैं कि जो वुमन है वो हमेशा समाज में जो है समाज में एक सबऑर्डिनेटेड पोजीशन में रहे, हमेशा वो नीचे ही स्तर पे ही रहे।
और ये मेल आइडियोलॉजीज़ द्वारा वुमन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। वे डोमिनेंस को मेंटेन करके रखना चाहते थे। तो ये पुरुष जो है अपने जो डोमिनेंस जो है, अपनी जो ये जो भी डोमिनेंस जो होते थे उसके डोमिनेंस को जो है हमेशा मेंटेन करके रखते थे। ये जो सबऑर्डिनेट बना के रखते थे वुमन को, और उनकी जो पोजीशन को डोमिनेंट पोजीशन बनाए रखना चाहते थे। तो इस कारण से जो है कि ये जो हमेशा समाज में एक जो है ये सबऑर्डिनेटेड पोजीशन में औरतों को रखना चाहती थी, और ये मेल आइडियोलॉजीज द्वारा वुमन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। वे मेल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखना चाहते थे, इसलिए ये मेल आइडियोलॉजीज द्वारा वुमेन्स के प्रॉब्लम्स को जो है वो नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिस्ट को नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि एक ऐसी आइडियोलॉजी बने जो कि वुमन के ऑपरेशन को जो समझने वाली औरतें द्वारा ही बने। वो चाहते थे कि एक ऐसी आइडियोलॉजी बने जो वुमन के ऑपरेशन पीड़ना को जो समझ सके, और वो एक वुमन द्वारा ही यानी एक औरत के द्वारा ही वो समझा जा सकता है। तो इस तरह से जो है वुमन की उत्पीड़ना के लिए जो है वो ऐसी आइडियोलॉजी बननी चाहिए जो कि बायस्ड ना हो, मेल बायस नहीं होना चाहिए। इनके हिसाब से, इस तरह रेडिकल फेमिनिस्ट के हिसाब से पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की ही मूल कारण है वुमन ऑपरेशन के लिए। सो जो रेडिकल फेमिनिस्ट है उनके हिसाब से पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता ही मूल कारण है ये जो ऑपरेशन वुमन के उत्पीड़ना के कारण। यानी या पैट्रियार्की क्या होती है? ये पुरुष प्रधानता जो मानते हैं, जो भी पुरुष प्रधानता को जो है वो उसी को पैट्रियार्की कहते हैं। और पुरुष प्रधानता को दो तरह से बनाए रखते हैं, मतलब ये पुरुष, जब तक ये पुरुष प्रधानता बनी रहेगी, उत्पीड़ना जो है यानी ऑपरेशन जो है वुमन की वो हमेशा रहेगी। और इस ऑपरेशन को हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए इस पुरुष ये जो डोमिनेंस जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेल डोमिनेंस को समझना जरूरी है, पैट्रियार्की। तो ये जो है औरत की उत्पीड़ना को यानी वुमन की ऑपरेशन को दूर भगाने के लिए मेल की जो डोमिनेंस है उसको समझना ज़रूरी है। और ये मेल के डोमिनेंस जो है वो दो तरीके से होते हैं। किस तरह से? बाय लिंकिंग सेक्स टू जेंडर, यानी जोड़ना, मतलब ये सेक्स और जेंडर को दोनों को जोड़ने से जो है वो पहला उस तरह से माना गया था क्योंकि दोनों ये सेक्स और जेंडर को ये बिल्कुल अलग नहीं मानते थे। और दूसरी तरह कैसे थे? औरतों को यानी निजी क्षेत्र तक ही सीमित किया जाए, मतलब कन्फाइनिंग वुमन टू प्राइवेट लाइफ, यानी इन औरतों को निजी क्षेत्र तक ही सीमित किया जाए। इन दोनों तरीके से ये जो लॉजिक है, इस तरीके से ये वो पितृसत्ता को बनाए रखते थे। इन दोनों स्टाइल से, इस दोनों प्रोसेस को अपना के पितृसत्ता को बनाए रखते थे। तो जैसे अब मैं समझाऊंगी, जो पहला वाला जो पॉइंट है किस तरह से वो लिंक करते थे सेक्स एंड जेंडर को, जिस तरह से वो कहा जाए तो जैसे देखा जाए तो पैट्रियार्की में सेक्स और जेंडर अलग नहीं मानते लोग, सेक्स और जेंडर को अलग नहीं मानते। जैसे सेक्स जो है उनके हिसाब से एक ही है। सेक्स जो है एक्चुअली में बायोलॉजिकल आइडेंटिटी बताती है, यानी फिजिकल फीचर्स जो है उससे आपको समझ में आता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। और जो जेंडर है वो सोशल कल्चरल आइडेंटिटी बताती है, यानी सोसाइटी जो है एक एक्सपेक्टेशंस रखती है। तो ये जो है ये बिल्कुल अलग अलग एक्सपेक्टेशंस मेल और फीमेल से रखती है ये जो जेंडर में। तो जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं देखती हूँ, रश्मि क्यूट है लेकिन राहुल जो है स्ट्रांग है। इसमें आप देखना रश्मि जो है वो फीमेल है ना, एक लड़की है। वो क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी बताती है, यानी आपका सेक्स बता रहा है। और ये राहुल जो है वो मेल है।
वो भी क्या है, एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी बता रही है, यानी वो एक मेल है करके, है ना, वो भी एक सेक्स बता रहा है उसका। लेकिन उसकी जो ये है क्यूटनेस और स्ट्रेंथ जो है, रश्मि की जो क्यूटनेस है वो उसका सोशल रोल बन जाता है या सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाता है, इसीलिए इसको जेंडर कहा जाता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रेंथ जो है राहुल का, वो भी एक सोशल रोल या एक्सपेक्टेशन बन जाता है, यानी कि वो भी एक जेंडर के तौर पे देखा जाना चाहिए। इस तरह से राहुल और रश्मि जो है क्या करते हैं, मतलब वो एक्चुअली में किसको डिनोट करते हैं, वो करते हैं सेक्स को, मेल या फीमेल। और उनकी जो रश्मि की जो क्यूटनेस और राहुल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या डिनोट करती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि उम्मीद रखती है, यानी रोल या बिहेवियर जो सोसाइटी उनसे उम्मीद रखती है। तो इस तरह से जब सेक्स जो है जेंडर रोल से जो मिलती है, इसी को पैट्रियार्की बोलते हैं। और इसी लिंकिंग को, सेक्स और जेंडर की लिंकिंग को बोलते हैं पैट्रियार्की। तो इस तरह से इनको जोड़ के रखा जाए। और इस तरह से जो सोसाइटी में जो है 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं, एक है फीमेल ट्रेट्स यानी फेमिनिन ट्रेट्स, और एक है मैस्कुलिन ट्रेट्स। और जो फेमिनिन ट्रेट्स जो होते हैं, ब्यूटी, इमोशन, लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट नेचर्डनेस, ये सब होते हैं। और मैस्कुलिन ट्रेट्स क्या है, ये एग्रेसिव होना, स्ट्रांग होना, ये सब जो है मैस्कुलिन ट्रेट में जाती है। तो फेमिनिन ट्रेट एक जो है, एक तरफ से कहा जाए तो फेमिनिन जो ट्रेट्स होते हैं वो एक सेट ऑफ सोशल रोल्स है जो सोसाइटी ने बनाया है, ये जो भी है। और जब हम फेमिनिन ट्रेट्स को फीमेल से जोड़ते हैं तो एक कैटेगरी बनती है, वो है एक वुमन, है ना, ये एक सेट ऑफ। तो ये जो फीमेल से जब ये इसको जोड़ते हैं तो एक कैटेगरी बनती है, वो वुमन है। इसी तरह हम मेल के भी जो भी ट्रेट्स है, उसको हम जो मेल ट्रेट्स को भी जब एक कैटेगरी बन जाती है, उसको जब उस मेल से जोड़ते हैं तब वो एक मैन बनती है। तो ये जो न्यू कैटेगरी जो है फेमिनिन मैस्कुलिन ट्रेट्स के, मैन और वुमन जो बनते हैं, उसको कहते हैं जेंडर। तो ये जो है कि वो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एक फीमेल का ट्रेट्स जो ही होना चाहिए और मेल को एक मेल का ट्रेट्स ही होना चाहिए। यानी अगर एक गर्ल है तो उसको क्यूट ही होना चाहिए और बॉय है तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो है उनका जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जो मिलती है जाके सोशल आइडेंटिटी से, तब उनको मैन या वुमन का दर्जा दिया जाता है। यानी उनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी यानी मेल या फीमेल होने का कारण जो है उनकी सोशल आइडेंटिटी से मिल जाती है, तब वो उनको मैन या वुमन कहते हैं। इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं कि एक मेल और फीमेल को कैसे होना चाहिए। इसको हम एक बोलते हैं ना, एक डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक मेल और फीमेल को कैसा होना चाहिए। जब आपका सोशल रोल, आपका लिंग या सेक्स के आधार पर किया जाता है तो उनको बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो जब यानी आपका जो रोल है, जो सोशल रोल है या लिंग, सोशल रोल आपका लिंग यानी आपका जो सोशल रोल है आपका लिंग या सेक्स के आधार पर किया जाए, उनको बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहा जा सकता है, यानी जैविक नियतवाद कहा जाता है। यानी कि पैट्रियार्की सोसाइटी इसी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पर आधारित है, ये इसी पर आधारित है। बायोलॉजी जो है आपकी डेस्टिनी बनती है ना। और बायोलॉजी क्यों डेस्टिनी बनती है? बायोलॉजी क्योंकि डिसाइड करती है आपके रोल्स। बायोलॉजी यानी आपका जो आप मेल या फीमेल बन के जो पैदा हुए हैं वो आपकी डेस्टिनी बन रही है, और वही डेस्टिनी जो है आपका रोल्स डिसाइड करता है। वही बायोलॉजी जो है आपका रोल्स डिसाइड करती हैं, यानी आपके मेल या फीमेल होने पर आपका रोल्स डिसाइड होता है। लेकिन ये जो आइडिया है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का, ये रैडिकल फेमिनिज्म द्वारा चैलेंज किया गया है। यानी ये लोग इनको बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उनके हिसाब से थोपा जा रहा है उनके ऊपर रोल, कुछ ना कुछ फेमिनिन ट्रेट्स जो है, फेमिनिन ट्रेट्स को फीमेल्स पर थोपा जा रहा है। तो ये जो है इन पे बिल्कुल ही नहीं मानती। और हमारी जो बहुत ही फेमस जो है रैडिकल फेमिनिस्ट जो है साइमन डे बेवर, इनका जो एक बुक निकला था वो सेकंड सेक्स 1949,
द सेकेंड, उनका नाम था, बुक का नाम था द सेकेंड सेक्स, 1949 में एक बुक लिखी थी। उसमें जो है उन्होंने एक कहावत है, जैसे वन इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स ए वुमन, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स ए वुमन, एक इसमें कही थी। उसका मतलब है कि आप फीमेल की तरह पैदा नहीं होते, है ना, आप, लेकिन सोसाइटी आप पर फेमिनाइन ट्रेट्स को इम्पोज करते तब जाकर एक वुमन होते, यानी आप एक औरत होके पैदा नहीं होते, लेकिन सोसाइटी आप पे इतनी फेमिनाइन ट्रेट्स आप पे इतना इम्पोज करती है कि आप एक वुमन कहलाई जाती है, यू बिकम अ वुमन। तो इस तरह से जो है रेडिकल फेमिनिस्ट कहती है कि जो जेंडर रोल्स है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। इस हिसाब से रेडिकल फेमिनिस्ट के हिसाब से जेंडर रोल्स जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ना, मतलब इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। और कैसे? वो भी जेंडर सोशलाइजेशन के द्वारा, जेंडर सोशलाइजेशन के थ्रू आर्टिफिशियली क्रिएट होता है। और हम मेल फीमेल की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के समय आपके पास मेल फीमेल ट्रेट्स नहीं होते, लेकिन समाज आपके जेंडर सोशलाइजेशन के द्वारा आपको सिखाती है, जिससे आप मैन या वुमन के में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो जेंडर सोशलाइजेशन के तहत होता है। इनकी शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू होती है? फैमिली से। इनकी शुरुआत जो है फैमिली से होती है, वो भी अनकॉन्शियसली होती है। जैसे आप एक एग्जांपल जो देखा जाए तो जैसे बच्चों को जो खिलौने जो खरीदे जाते हैं वह बॉयज़ एंड गर्ल्स के देखना आप अलग अलग तरीके से, घर में जो भाई बहन जो होते हैं, यानी दोनों, एक लड़का एक लड़की जहाँ होते हैं, वहाँ पे देखना उनके खिलौने भी अलग टाइप के आते हैं। बॉयज़ लोगों को ट्रक्स दिया जाता है, गन्स दिया जाता है, गर्ल्स लोगों को डॉल्स दिया जाता है, या तो फिर किचन सेट ला के दिया जाता है इस टाइप की, या तो सॉफ्ट टॉयज़। ये सब जो है वो क्या है, ये सब बता रहे। इस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। उनके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स बना दिया जाता है उसके हिसाब से उनको, और आगे जाकर जो है ये पैट्रियार्की इसी को नेचुरल मानते हैं, इसी ट्रेट्स को जो है पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता जो है इसी को एकदम नेचुरल मानते हैं, ये एकदम स्वाभाविक है सब बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है बोलते। लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट चाहते हैं कि इसको आर्टिफिशियल समझे, ये बनाया गया है, अननेचुरल है, तो और आर्टिफिशियल क्रिएटेड जो है उसको चेंज किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल जी जो क्रिएटेड यानी जेंडर रोल्स जो है आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, और रेडिकल फेमिनिस्ट के हिसाब से जो भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है उनको चेंज किया जा सकता है ना। जैसे बायोलॉजिकल आपकी जो आइडेंटिटी है यानी मेल या फीमेल, उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी जो जेंडर रोल जो सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करे उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्यों चेंज करना है? ये इसलिए बदलना है क्योंकि ये जो जेंडर रोल्स वुमन के डिसएडवांटेज में काम कर रहा है ना, वो मेल के एडवांटेज पे काम करती है, और फीमेल के जो है डिसएडवांटेज उसको बहुत हार्म कर रही है। मतलब बहुत सारे उसको कोई गुण नहीं है इससे, इस आर्टिफिशियली क्रिएटेड जेंडर रोल से। किस तरह से ये भी मैं समझाती हूँ, क्योंकि ये जो सोसाइटी में जो है एक डिवीजन ऑफ लेबर है ना, वो भी किस पे बेस्ड है? लेबर, मतलब आपके कार्य पे बेस्ड जेंडर को डिवाइड किया है। सोसाइटी का जो डिवीजन जो है वो जेंडर के बेस पे किया गया है लेबर को, यानी मेन और वुमन यानी आदमी और औरत को जो है उसको अलग अलग स्पीयर्स में, क्षेत्र में रखा गया है। आदमी को पब्लिक स्पीयर यानी कॉमन स्पीयर, ऐसा स्पीयर दिया जाए जहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बिजनेस हुआ और पॉलिटिक्स हुआ, मिलिट्री हुआ और पुलिस हुआ, और ये सब क्या देखे? मैस्कुलिन क्वालिटीज़ जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है, मैक्सिमम ट्रेड्स जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे लोग इसीलिए इनको दिया गया। जैसे बोलते कॉम्पिटिटिव होना, स्ट्रांग होना, मैस्कुलिन एग्रेसिव होना, ये सब जो क्वालिटीज़ है कहा जाता है मेन में ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको पब्लिक स्पीयर में रखा गया। लेकिन जो औरतें जो हैं उनको जो है प्राइवेट स्पीयर में रखा गया है, और वो सारे प्राइवेट स्पीयर के एक्टिविटीज़ को करती है, जैसे घरेलू काम को करती है, बच्चों को देख रेख करना, फैमिली को देख रेख करना,
ये सारे औरतों को दिया जाता है और फेमिनिन ट्रेट्स जो है उनके पास होती है, इसीलिए उनको दिया जाता है। जैसे केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, लविंग होती है। और इस तरह से जो है जो डिवीजन ऑफ लेबर के कारण क्या होता है, एक डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। वुमन को जो है यहाँ से शुरू होती है डिपेंडेंसी वुमन की मैन की तरफ, क्योंकि इनको सब चीज है जो, यानी वुमन को और मेन जो है इनके ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि इनके जो है सारे चीज जो है डिपेंडेंसी पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि डिवीजन ऑफ लेबर ऐसी होती है कि ये जो पब्लिक स्फीयर जो है ऐसी होती है कि उनको पेड जॉब्स होते हैं, है ना। और ये जो है प्राइवेट स्फीयर के जो भी होते हैं उनके जो बच्चे को देख रेख करना, फैमिली को देखना या घरेलू काम के लिए, ये अनपेड जॉब्स होते हैं औरत के। इस पेड जॉब्स में क्या होता है, उनको क्या मिलता है, पावर, पोजीशन, डोमिनेंस, ये सारे चीज, सत्ता मिलते, पावर मिलते हैं, सारे चीज मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, अनपेड भी होती है और उनको कोई पावर, पोजीशन और मतलब लैक्स डोमिनेंस एंड पावर, ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इस तरह से औरत जो है आदमियों से डोमिनेट हो जाती है। और ये जो प्राइवेट स्फीयर में जो रखते हैं औरतों को, और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे एक जेंडर बायस है। ये जेंडर बायसनेस के कारण ही डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर अपना डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है। इसी से यहाँ से फिर शुरू होती है इनकी उत्पीड़ना, यानी एट्रोसिटीज़, यानी इनकी जो है ऑपरेशन चालू हो जाती है वुमन की। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन इस प्रॉब्लम को, है ना, कैसे इस औरतों की उत्पीड़ना को कैसे कम किया जाए, ये है अब अपने को इसके बारे में करना। तो इसके लिए जो है रेडिकल फेमिनिस्ट जो है दो भागों में बट जाती है, उनके दो सोच है। रेडिकल फेमिनिस्ट जो है ये उत्पीड़ना को दूर भगाने के लिए जो है वो दो भागों में बट जाती है। एक है मॉडरेट अप्रोच वाली और एक है एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, यानी मॉडरेट यानी मध्यम दृष्टिकोण वाली, और दूसरी एक्सट्रीमिस्ट जो है अतिवादी दृष्टिकोण यानी। तो उनके हिसाब से जो है मॉडरेट अप्रोच वाले कहते हैं कि सेक्स और जेंडर को पहले डीलिंक करो, यानी ये जो सेक्स जो है नेचुरल है और जेंडर जो है आर्टिफिशियल है, इसको सबसे पहले सेपरेट करो, इसको जो है सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इसको बिल्कुल अंत कर देना चाहिए। क्योंकि आप इस सेक्स में पैदा हुए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड रोल्स है उसको वही करना ही है करके जोर नहीं दिया जा सकता है, बहुत ही फोर्स नहीं करना है किसी भी फीमेल्स को, ये इनका कहना है। इसी तरह ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल बायस जो है उसको भी खत्म करो, जो भी मेल बायस्ड है और पुरुषों के तरफ जो भी फेवर किया जा रहा है उसको सब खत्म करो, जो भी उनको पोजीशन, पावर, डोमिनेंस ये सब जो दिया जा रहा है और उनके ही काम को जो पेमेंट किया जा रहा है वो सब खत्म करो, वो बायसनेस खत्म करो और एक जेंडरलेस सोसाइटी की स्थापना करो, एक जेंडरलेस समाज की स्थापना करना है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, सारे जो भी है महिलाओं का एकजुट होना। और ये कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें कैसे लोग पा सकते हैं, ये महिलाओं का एकजुट होना पड़ेगा। इसमें और उन्हीं कॉमन उत्पीड़नाओं से, यानी उत्पीड़न जो उनकी कॉमन उत्पीड़ना क्या है, यानी कॉमन जो शेयर्ड जेंडर ऑपरेशन जो होती है, यानी पैट्रियार्की जो है, यानी पितृसत्ता, तो ये सब जो है उनको एक्सपीरियंस, सबकी एक्सपीरियंस एक ही जैसी होती है कि आधार पर ग्रुप बनाना चाहिए, यानी वो सिस्टरहुड की बात करती है, वो सिस्टरहुड में बिलीव करती है। इस तरह से वे पॉलिटिक्स, जब वे एकजुट हो जाएगी तब उस तरह से वो पॉलिटिक्स में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते, तो पॉलिटिक्स में भी भाग ले सकती है ना। और इस तरह से वो अपनी जो समाज में के नजरियों को बदल पाएगी और उनकी स्थिति में सुधार ला पाएगी। तो इस तरह से उनका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, उनका पॉलिटिक्स में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, और जो नज़रिए को, समाज की नज़रिए को बदलना ज़रूरी है, और इस तरह से वो अपना पोजीशन, अपनी जो स्थिति को सुधार कर सकेगी। लेकिन जो दूसरी जो है एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जो है, अतिवादी दृष्टिकोण वाली जो है, ये जो है रेडिकल फेमिनिस्ट का दूसरा भाग है और ये डिफरेंस ऑफ कल्चरल फेमिनिस्ट के नाम से भी जानी जाती है। इनके हिसाब से जो है वुमन जो है वो बिल्कुल ही फंडामेंटली अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है, और इस डिफरेंस में और इस अलग होने में
कोई खराबी नहीं, उनके हिसाब से देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब कोई गलती नहीं है इस तरह से अगर औरत मर्द से बिल्कुल अलग है तो, क्योंकि वो उनके हिसाब से वुमन की जो क्वालिटीज़ जो है वो मेन के क्वालिटीज से सुपीरियर है। वुमन औरतों की जो क्वालिटीज़ जो है आदमियों के क्वालिटी से ज़्यादा अच्छे और सुपीरियर है, और वुमन को इस क्वालिटीज़ जो इतनी सुपीरियर होती है उसको ऊपर रखना चाहिए, अपहोल्ड करके रखना चाहिए। इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, क्यों? क्योंकि उसकी क्या क्वालिटीज है, नर्चरिंग क्वालिटी है, केयरिंग क्वालिटी है, लविंग क्वालिटी, जो बिल्कुल ही मर्दों से बिल्कुल अलग है। जो मर्दों के ज़्यादातर कैसे क्वालिटीज़ होते हैं, कैसे नेचर होते हैं, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और एग्रेसिव नेचर होते हैं। यानी फीमेल जो क्वालिटीज़ है ना, यानी ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वाले हैं वो सेलिब्रेट करती है वुमनहुड को, वो कहती है कि वो लोग बिल्कुल अलग है मर्दों से, है ना। तो मर्दों से जब कंपेयर करती है वो कहती भी है कि उनके जो क्वालिटीज़ है वो मर्दों से ज़्यादा सुपीरियर है, वो रूलिंग क्वालिटीज़ उनको मानती है, क्योंकि वो लोग लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग एंड कोऑपरेटिव होते हैं, जो मर्द नहीं होते हैं, जो जस्ट ऑपोजिट होते हैं। सुपीरियरिटी रहती है उनमें, सेल्फिशनेस होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इमोशनलेस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। सो ये औरतें अपनी जो गुणों को, अपनी जो क्वालिटीज़ को क्यों छोड़े, वाई शुड शी अबैंडन इट, वो अपनी क्वालिटीज़ को क्यों छोड़े। सो वो डिमांड नहीं करती है जेंडरलेस सोसाइटी, बट वो क्या किसकी डिमांड करती है, गाइनोसेंट्रिज्म, मतलब उन फीमेल के वैल्यूज़ एंड क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंस दें मर्दों के क्वालिटीज़, यानी फीमेल क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ को अपहोल्ड करके सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है उनको। वो कहती है कि फीमेल क्वालिटीज़ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ना कि उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो उसे अबैंडन, उन्हें छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वुमनहुड को सेलिब्रेट करती है, और वुमन और मेन जो है कि डिफरेंस को एक्सेप्ट करती है, वो मानती है कि उनकी जो डिफरेंस है वो है, तो वो अच्छी बात है। और अगर वुमन क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा सुपीरियर मानी जानी चाहिए। और ये बात करती है कि गाइनोसेंट्रिज्म्स की, गाइनोसेंट्रिज्म मैंने कहा कि जो भी है फीमेल वैल्यूज़ को प्राथमिकता जो दिया जाता है उसी को गाइनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। अभी तक मेल वैल्यू को प्राथमिकता, और इनका कहना है कि अभी तक जो भी है विजिबल कल्चर एंड इनविजिबल कल्चर जो है ये सुपीरियर जो विजिबल कल्चर जो है वो एक्चुअली में कहा जाए तो अभी तक मेल वैल्यूज़ को प्राथमिकता दी गई थी, और वो विजिबल कल्चर है, जो भी मेल वैल्यूज़ थे उसी को प्राथमिकता दी गई थी, और वो विजिबल कल्चर। अब ये चाहते हैं कि वुमन के जो कल्चर इनविजिबल रहा करते थे अब वो उल्टा होना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि औरतों की जो है वैल्यूज़ जो है, फीमेल वैल्यूज़ जो है वो विजिबल होने चाहिए, ना कि मर्दों के वैल्यूज़ को विजिबल होना चाहिए। ये है एक्सट्रीम अप्रोच, और ये चाहती है कि मातृसत्ता को लाए और पितृसत्ता को हटा के मातृसत्ता आगे आए। तो इस तरह से मैं ये टॉपिक जो है रेडिकल फेमिनिस्ट पूरा कवर करती हूँ, और मैं आई थिंक और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए। थैंक यू।